गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी ठीक हो ना। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 3 जल संसाधन का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज इसके दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे। इसमें हम बांध और बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके लाभ और हानि के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बांध के बारे में जानते हैं। बांध बहते हुए जल को रोकने के लिए और दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए जो बाधा खड़ी की जाती है उसे ही हम बांध या डैम कहते हैं। यानी किसी भी नहर या नदी पर जब पानी को रोकने के लिए अवरोध या रुकावट खड़ी करते हैं तो उसे ही हम बांध कहेंगे। और उस खड़ी की गई रुकावट के पीछे भारी मात्रा में जल जमा हो जाता है जो एक जलाशय के रूप में होता है। फिर इस जल का उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग 4000 छोटे बड़े डैम हैं। अब हम बांधों के वर्गीकरण को जानेंगे। ऊंचाई के आधार पर बांधों के मुख्य भाग ये हैं। नंबर 1 बड़े बांध, नंबर 2 मुख्य बांध, मध्यम बांध और नंबर 4 उच्च बांध। इन सभी बांधों को इनकी ऊंचाई कितनी है इसी के आधार पर बांटा गया है। अब संरचना और इसमें प्रयुक्त या इस्तेमाल होने वाले पदार्थों के आधार पर बांधों को कई भागों और उपभागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य ये हैं: लकड़ी का बांध, गुरुत्व बांध या पक्का बांध, चाप बांध। अब बहुउद्देशीय परियोजना को समझते हैं। प्राचीन काल में या पुराने ज़माने में बांध को केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे जल विद्युत उत्पादन में, घरेलू उपयोग में, औद्योगिक उपयोग में, सिंचाई में, नौचालन में और मनोरंजन आदि कई उद्देश्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। अब हम भारत के कुछ प्राचीन जलीय विधि के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक भारत में ही नदियों में बांध बनाए जाते हैं, बल्कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय और नहरों जैसी कई उत्तम जलीय कृतियाँ बनाई जाती थीं। जैसे इलाहाबाद के नज़दीक एक जगह है श्री गनवेरा। उस स्थान पर गंगा नदी में जब बाढ़ आता था, उस बाढ़ के पानी को संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जल संग्रहण बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में भी कई बांध, झील और सिंचाई सिस्टम का निर्माण करवाया गया था। 11वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील बनाया गया था। कृत्रिम झील यानी जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, इसका नाम भोपाल झील था। इसी तरह 14वीं शताब्दी में भी इल्तुतमिश, जो दिल्ली का राज संभालता था, उसने दिल्ली में श्रीपोर्ट इलाके में जल की सप्लाई के लिए एक ख़ास तालाब बनवाया था, जिसका नाम हौज खास था। इसी प्रकार कलिंग, जो उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा, जो आंध्र प्रदेश में, बिन्नूर, जो कर्नाटक में है, और कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन सभी जगहों पर सिंचाई के लिए कई सिस्टम बनाए गए थे। कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल से ही लोग जल का संग्रहित करते थे। अब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका बड़ा लाभ जल विद्युत यानी पनबिजली उत्पादन करना है। पानी से बिजली कैसे बनाया जाता है इसे थोड़ा समझते हैं। इस इमेज द्वारा समझते हैं। इस इमेज को देखिए, इसमें ये बांध है और इसके पीछे ये पानी जमा है जो एक बड़ा जलाशय के रूप में है। अब इधर यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है और इधर जनरेटर और ट्रांसफार्मर आदि लगा दिया जाता है। अब जब ये पानी यहाँ से ऊंचाई से गिरती है तो इसमें फोर्स भी बहुत अधिक होता है और ये यहाँ पर पानी इस टरबाइन को अपनी फोर्स से घुमाता है, जिससे उसमें लगे अल्टरनेटर को यह टरबाइन घुमाता है और इससे बिजली पैदा होती है। दूसरा है घरेलू उपयोग। डैम से घरेलू उपयोग के लिए भी पानी पहुंचाया जाता है। इसके लिए जगह जगह पर बड़े बड़े टंकी या टैंक बना दिए जाते हैं और यहाँ से घरेलू उपयोग के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। तीसरा है सिंचाई। बांध से सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसानों को जल प्राप्त हो जाता है और वे अच्छे से अपनी खेती कर पाते हैं। चौथा है बाढ़ नियंत्रण।
जब बड़ी बड़ी नदियों में वर्षा का पानी आता है तो बड़ी नदियों का अपना पानी तो अधिक होता ही है, और जब वर्षा का पानी भी आ जाता है तो इसमें नदियों में पानी अधिक हो जाता है, जिससे बाढ़ आ जाता है। लेकिन जब नदी पर बांध बनाकर उस नदी को कई भागों में बांट दिया जाता है, जिससे उसकी बहाव में कमी आ जाती है और बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार बांध से भी बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है। मनोरंजन। बांध हमें मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराती है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन। जब किसी क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ पर मछली पालन का काम आसानी से होता है। इस तरह बांध से लोगों की आर्थिक सहायता भी होती है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के बारे में एक कथन कहा था कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर हैं। वह बांधों को ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उनका मानना था कि इन परियोजनाओं से कृषि में विकास होगा, जिससे ग्रामीण या गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और साथ ही साथ उद्योग में भी विकास होगा, जिससे नगरीय या शहरी लोगों की आर्थिक विकास अधिक होगा, यानी गांव और शहर दोनों का इससे विकास होगा। इसलिए वे इस कथन को कहा करते थे। अब बहुउद्देशीय के हानि को जान लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पहलू होते हैं तो इसके नेगेटिव पहलू भी होते हैं, यानी किसी चीज़ का लाभ हो रहा है तो उसके हानि भी होते हैं। इसी तरह बहुउद्देशीय के क्या क्या लाभ हैं इन्हें हमने जान लिया। अब इससे होने वाले नुकसान को भी जान लेते हैं। जैसे नंबर 1, नदियों के प्राकृतिक बहाव में रुकावट। जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं तो नदी का जो अपना प्राकृतिक बहाव होता है, जिसमें नदियाँ अपने साथ मिट्टी, बालू और कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को लेकर आगे बढ़ती रहती हैं और पानी के साथ लुढ़कते रहती हैं। जब हम उनके बहाव में रुकावट डालते हैं तो मिट्टी, बालू वहाँ पर नीचे में रुक जाता है और सभी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव बहते पानी में ही जीवित रहते हैं। जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव। जब नदी के बहाव में रुकावट होती है तो उससे नदी के तल में जो मिट्टी जमा होती रहती है उस पर अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि जब नदी बहती रहती है तो इसमें जो पानी होता है उसका भार भी कम होता है। लेकिन जब नदी पर बांध बनाया जाता है तो बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और पानी का भार या दाब मिट्टी पर पड़ता है, जिससे वहाँ पर जो मिट्टी जमा होती रहती है वह अधिक चट्टानी हो जाती है, जिससे नदी में जो जलीय जीव रहते हैं उनका आवास खत्म हो जाता है और उनके भोजन की भी कमी हो जाती है। वनस्पति और मृदा का ह्रास। जब हम उन क्षेत्रों में बांध बनाते हैं जहां अधिक बाढ़ आते हैं, तो जब नदियों पर बांध बनाकर जलाशय बनाते हैं, जिससे वहां पर जलाशय का पानी तो होता ही है, फिर इसमें बाढ़ का पानी भी आ जाता है, जिससे पानी बहुत दूर तक फैल जाता है और आसपास के जितने भी वनस्पति या पेड़ पौधे होते हैं वह पानी में जलमग्न या डूब जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर की मिट्टी भी पानी में डूब जाती है, जो बाद में अधिक समय तक रहने से बर्बाद हो जाती है। जब पेड़ पौधे पानी में डूबते हैं तो इसकी पत्तियां भी पानी में गिरती रहती हैं और सड़ जाती हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। जलीय जीवों का स्थानांतरण। जब नदियों पर बांध बनाया जाता है तो नदियां कई टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, जिससे कई जलीय जीव जैसे मछलियाँ, केकड़े और कछुए आदि इधर उधर हो जाते हैं। कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, जिससे अंडे देने की मौसम में या प्रजनन काल में जलीय जीवों का स्थानांतरण नदियों में अवरुद्ध हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण। जब किसी स्थान पर बांध बनाया जाता है तो इसके लिए एक बड़ा एरिया चाहिए, जिसके लिए वनों के एक बहुत बड़े हिस्से को काटना पड़ता है, जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है और साथ ही साथ वन जीवों का भी नुकसान होता है। जल के जमा रहने से छोटे छोटे कीड़े और मच्छरों को अधिक पनपने का मौका मिलता है, और जब हम इस जल का उपयोग करते हैं तो कई तरह के जल जनित बीमारियां हो जाती हैं और फसलों को भी कीटाणुजनित बीमारियां फैलती हैं। भूकंप की संभावना। तो उसके पीछे जो पानी जमा हो जाता है उसका दबाव नीचे पड़ता है, और जब अधिक दबाव पड़ता है तो ज़मीन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उस इलाके में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध भी किए गए,
आइए अब हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के विरोध में जो आंदोलन चलाए गए इसके बारे में जानेंगे। हमारे देश में बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसके लिए लोगों ने आंदोलन चलाए। इन आंदोलन के कुछ तो कारण होंगे जिससे उन्हें आंदोलन करना पड़ा। आइए इन कारणों को जानते हैं। इनमें पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी बांध आंदोलन। इन परियोजनाओं के विरोध का सबसे मुख्य कारण स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन है। विस्थापन का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति जिस जगह पर रहता है वहाँ से उसे हटाकर दूसरे स्थान पर निवास कराना, क्योंकि जब यहाँ पर बांध बनाए जा रहे थे तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की अपनी ज़मीन, घर और व्यवसाय सभी कुछ छोड़ना पड़ रहा था और उसके लिए उन्हें सही तरीके से अच्छा लाभ भी न मिल पा रहा था, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। इसका दूसरा कारण है वन और वन्य जीवों का नष्ट होना। जब बांध बनाए जा रहे थे तो वनों को काटा जा रहा था, जिससे वन और वन्य जीवों के आवास का नुकसान हो रहा था। इससे वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों का ह्रास होता है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो जाती है। ऐसे में जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोग इस परियोजना का विरोध करते हैं। इसका तीसरा कारण है बांध से होने वाले लाभ के बंटवारे। यानी जब बांध बनाए जाते हैं तो इसमें खर्च बहुत होता है, क्योंकि ये पूरा कंक्रीट का बना होता है, यानी पक्का होता है। इसलिए इसमें 2 या 3 राज्य इसे मिलकर बनाते हैं और बांध से जो लाभ होता है, इस लाभ को पाने के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान जब शहरी क्षेत्र में अधिक पानी दिया जाने लगा, जिससे वहाँ के किसान परेशान हो गए और झगड़े पर उतारू हो गए। उनका कहना था कि हमें कृषि करने के लिए अधिक पानी मिलना चाहिए। कृष्णा कावेरी विवाद। जब कोयना पर बांध बनाया जा रहा था और यह बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा था, यह बांध पनबिजली के लिए बनाई जा रही थी। इसके लिए जल की दिशा का परिवर्तन करना था। अब इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इससे नदी के निचले क्षेत्रों में जल का बहाव कम हो जाएगा, जिससे कृषि और उद्योग में बुरा असर पड़ेगा। अब तो इस विवाद में तेलंगाना भी शामिल हो गया है। अब हम भारत के कुछ बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नामों को जान लेते हैं। इनमें मुख्य भाखड़ा नंगल परियोजना है, जो सतलुज नदी पर बना है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हीराकुड परियोजना ये उड़ीसा में है और महानदी पर बना है। टेहरी बांध ये उत्तराखंड राज्य में है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, जो भगीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना है। इसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना राज्य में है और कृष्णा नदी पर बना है। सलाल बांध परियोजना ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध परियोजना ये दोनों बांध राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध परियोजना ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। फरक्का बांध ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना है। तिलैया बांध ये बराकर नदी पर स्थित है, जो झारखंड राज्य में कोडरमा जिले में है। अब हम मानचित्र में इन बांधों को देख लेते हैं। ये देखिए, ये भारत का सबसे ऊपरी भाग है। ये सलाल बांध प्रोजेक्ट है जो कश्मीर में है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य पनबिजली उत्पादन करना, और ये यहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध है। ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पनबिजली उत्पादन है। इस बांध से पंजाब, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बिजली की सप्लाई की जाती है। इसकी लंबाई 740 फीट है। ये देखिए, यहाँ पर टेहरी बांध है जो उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर स्थित है। इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये रिहंद बांध है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ये यहाँ पर पिपड़ी पहाड़ है। इन पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बांध बनाया गया है। ये सरदार सरोवर बांध है। ये बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह 138 मीटर ऊंचा है। ये राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावटबाटा में स्थित है।
ये एक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। ये जवाहर सागर बांध, ये भी राजस्थान में है। ये नागार्जुन बांध, ये बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। यहाँ पर एक बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी थे, इन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया था। ये यहाँ पर उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीराकुंड बांध और टेहरी बांध दोनों तो भारत के सबसे बड़े बांध हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि दोनों के आधार अलग अलग हैं। एक ऊंचाई के आधार पर बड़ा है तो एक लंबाई के आधार पर बड़ा है। अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आप इसका उत्तर टेहरी बांध देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो इसका उत्तर हीराकुंड देंगे। ठीक है। अब हम वर्षा जल ग्रहण के बारे में जानेंगे। वर्षा का पानी को जमा करते हैं और फिर इस पानी का उपयोग करते हैं, तो इसे ही वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत के लोगों को वर्षा और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था और उन्होंने जल संग्रहण के बहुत सारे तरीके विकसित कर लिए थे। हमारे देश भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पानी का संग्रहण किया जाता है, जैसे गुल या कुल। भारत के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में, खासकर पश्चिमी हिमालय के इलाकों में, लोग गुल या कुल जैसी वाहिकाएं बनाते थे। जब पहाड़ों पर से वर्षा का जल आता है तो वहाँ के लोग और किसान भूतल के हिसाब से नहर जैसा बनाते हैं और पहाड़ी धाराओं और स्रोतों से आने वाली पानी को इन नहरों के द्वारा जमा करते हैं और खेतों में सिंचाई के लिए ले जाते हैं। बाढ़ जल वाहिकाएं। पश्चिमी बंगाल में लोग जल वाहिकाएं बनाते थे। जब वर्षा होता था तो वर्षा का पानी इन वाहिकाओं द्वारा जल को जमा करते और फिर खेतों में सिंचाई करते थे। कई प्रकार के गड्ढे। शुष्क और अशुष्क इलाकों में वर्षा जल को जमा करने के लिए खेतों में गड्ढे बनाए जाते थे ताकि इसमें बारिश का पानी जमा हो जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे, और जो पानी जमा होता था उसे बाद में खेती के लिए उपयोग में लाया जाता था। खादिन और जोहड़। राजस्थान में खादिन और जोहड़ बनाए जाते थे। इसमें वर्षा का पानी जमा किया जाता था और फिर बाद में इसे उपयोग में लाया जाता था। आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं। इसके द्वारा वर्षा जल को कृषि भूमि पर जमा किया जाता है, जिससे कृषि भूमि पर नमी पैदा हो जाती है। फिर उस भूमि पर खेती करके फसल उगाई जाती है। ये एक पुराना तकनीक है। जब से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है, तब से ये विधि बहुत कम हो गया है। छत वर्षा जल संग्रहण। राजस्थान, मेघालय और तमिलनाडु राज्य के कई क्षेत्र में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। तमिलनाडु में तो वहाँ की सरकार ने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब हम राजस्थान के कुछ इलाकों में छत वर्षा जल संग्रहण किस तरह संग्रहित किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में हर घर में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक बनाते थे, जिसे टांका भी कहा जाता था। ये बहुत बड़े होते थे, लगभग एक बड़े कमरे के बराबर। इसमें छत से जो वर्षा का पानी आता था उसे ही पाइपों द्वारा इस टैंक या टांका में लाया जाता था, जिसे घर के आंगन में बनाया जाता था। जैसे इस इमेज में देखिए, वर्षा जल जो घर के छत पर गिरता है, फिर इसे इन पाइपों द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक छिद्र है। इस छिद्र के द्वारा पानी टैंक में चला जाता है और बारिश का जो पहला पानी होता है, इसका प्रयोग छत और नलों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसे जमा नहीं किया जाता था। राजस्थान बहुत से क्षेत्रों में लोग वर्षा जल को पालर पानी भी कहा करते थे। कर्नाटक का एक गांव है गंडाथूर। वहाँ लगभग 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था है। अब हम छत वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस इमेज को देखिए। यहाँ पर छत का पानी है। इस पानी को इस पाइप के द्वारा इस टैंक में जमा किया जाता है। यहाँ पर जल का फिल्टर किया जाता है। फिर यहाँ से इसे ज़मीन के अंदर से पाइप के द्वारा हौज तक ले जाया जाता है और इसका उपयोग हम करते हैं।
इस जल को कुएं में भी ले जाया जाता है। कुएं का यह जल भूमिगत जल को रिचार्ज करता है। बाद में इस जल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस प्रकार किया जाता है इसे समझते हैं। मेघालय में नदियों और झरनों से जो पानी आता है उस पानी को बांस के द्वारा खेतों तक लाया जाता है, यानी बांस पाइप का काम करता है। इन पाइपों के द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बांस को चैनल जैसा बनाकर पौधे तक पानी ले जाया जाता है। इस प्रकार मेघालय के लोग बांस ड्रिप सिंचाई करके खेती क्या करते हैं, इसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये वर्षा जल संग्रहण करने का एक बहुत ही पुराना विधि है। आज हमने जल संसाधन चैप्टर के सभी टॉपिक को समाप्त कर लिया। अब हम चैप्टर 4 के साथ मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।